चमेलीपुर नाम के एक छोटे से गांव में सीता और गौरी नाम की दो बहनें रहती थीं। दोनों बहुत ही मेहनती और सीधी सादी थीं। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों उठ जाती, फिर गांव के सेठ के खेतों पर मजदूरी करने चली जाती। दिन भर कड़ी धूप में काम करती, कभी फसल काटती, कभी खेतों में पानी देती तो कभी अनाज साफ करती। सीता और गौरी दोनों तेज धूप में खेत पर काम कर रही होती हैं। जी सेठ जी, बुलाया आपने? कोई काम था क्या? हाँ, काम था इसलिए बुलाया है। सुन लो ध्यान से, कल से तुम दोनों खेत पर काम करने मत आना। लेकिन सेठ जी, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हमने तो हमेशा पूरी मेहनत से काम किया है। हमसे कोई गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। बात कुछ और है। देखो, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। इतनी तेज धूप में खेत पर काम करवाना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए मैंने सोचा है कि कुछ दिनों के लिए खेत का काम बंद कर दूं। लेकिन सेठ जी, आप हमें पहले ही बता देते तो हम कहीं और काम ढूंढ लेते। हम गरीब लोग हैं, हमारा घर तो इसी मजदूरी से चलता है। हाँ सेठ जी, अगर काम ही नहीं रहेगा तो हम घर कैसे चलाएंगे? अरे भाई, अब बता दिया ना, अब तुम लोग कहीं और काम देख लेना। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? फिर सेठ अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता है और उनके हाथ में देते हुए कहता है। रात का समय हो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था और आसमान में चांद हल्की रोशनी फैला रहा था। गांव के मोड़ पर बनी समोसे वाले चाचा की छोटी सी दुकान के पास जाकर रुक जाती हैं। अरे ओ सीता बिटिया, गौरी, आज तुम दोनों इतनी चुप क्यों हो? और इतनी रात में इधर कैसे आना हो गया? तुम दोनों तो हमेशा हंसते हुए आती थीं, लेकिन आज चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? क्या बताए चाचा, आज हमारा दिल बहुत दुखी है। अरे बिटिया, ऐसी क्या बात हो गई? सब ठीक तो है ना? घर में कोई परेशानी तो नहीं? चाचा, सेठ जी ने हमें आज काम से निकाल दिया। क्या? अचानक कैसे निकाल दिया? तुम दोनों तो इतनी मेहनती हो, पूरे गांव में तुम्हारी मिसाल दी जाती है। बस चाचा, उन्होंने कहा कि अब गर्मी का मौसम आ गया है और उन्हें खेत पर काम करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें कल से आने के लिए मना कर दिया। अब हमारे पास कोई काम नहीं है चाचा। समझ नहीं आ रहा घर कैसे चलेगा। हाय रे किस्मत, इस जालिम दुनिया में न जाने क्यों मुसीबतें भी सबसे पहले गरीबों के हिस्से में ही आती हैं। अमीरों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन गरीब की छोटी सी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। चाचा रहने दीजिए, अब जो होना था हो गया। हमें तो बस आगे का रास्ता देखना है। चाचा, हमारे लिए 2 प्लेट समोसे लगा दीजिए। सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है। चाचा तुरंत कढ़ाई से गरम गरम समोसे निकालते हैं और प्लेट में रखते हुए कहते हैं। दोनों बहनें दुकान के पास रखी बेंच पर बैठ जाती हैं और धीरे धीरे समोसे खाने लगती हैं। बस बिटिया, तुम्हारे जैसे बच्चों की दुआ से ही ये दुकान चल रही है। अच्छा चाचा, अब हम चलते हैं। रात काफी हो गई है, हमें जल्दी घर पहुंचना होगा। किस रास्ते से जाओगी बिटिया? तालाब किनारे वाले रास्ते से जाएंगे चाचा, वही सबसे छोटा रास्ता है। ये सुनकर चाचा का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। वो कहते हैं। अरे नहीं बिटिया, उस रास्ते से मत जाना, खासकर रात के समय तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों चाचा, उस रास्ते में क्या हुआ? लोग कहते हैं कि रात के समय वहाँ कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने वहाँ पर परछाइयाँ भी देखी हैं। इसलिए गांव के लोग रात में उस रास्ते से जाने से डरते हैं। अरे चाचा, आप भी ना, हमें क्या डरा रहे हो? हम गरीब लोगों को इन भूत प्रेतों से डर नहीं लगता। इतना कहकर दोनों बहनें समोसे वाले चाचा को नमस्ते करती हैं और तालाब किनारे वाले रास्ते की तरफ चल पड़ती हैं। अचानक दूर जंगल की तरफ से जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही दोनों बहनें घबरा जाती हैं। इतने में झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की आवाज आती है। तभी झाड़ियों से एक लड़की बाहर निकलती है। चांदनी में उसका चेहरा साफ दिखाई देता है। वो लड़की कहती है। डरो मत, मैं इंसान ही हूँ। अरे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम अचानक सामने नहीं आती तो डर के मारे हमारी तो जान ही निकल जाती। सच में, अभी जो शेर की आवाज आई थी उससे हम दोनों बहुत डर गए थे। वैसे मेरा नाम चमेली है, लेकिन तुम दोनों इस सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, तुम इस शमशान जैसे जंगल में अकेली क्या कर रही हो? असल में मैं रास्ता भटक गई थी। मुझे इस इलाके का ठीक से पता नहीं है, इसलिए इधर उधर घूमते घूमते यहाँ आ गई। क्या बताए बहन, हम अपने घर जा रहे थे,
पहले हम गांव के सेठ जी के खेत पर मजदूरी किया करते थे। हाँ, लेकिन आज सेठ जी ने हमें काम से निकाल दिया। अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। अरे काम से निकल गई तो क्या हुआ? तुम लोग अपना कोई छोटा मोटा काम क्यों नहीं शुरू कर लेती? लेकिन हमें आता ही क्या है, हम तो बस खेत में मजदूरी करना जानते हैं। देखो ये बड़ा सा तालाब है ना, इसमें बहुत सारी मछलियां हैं। तुम लोग फिश फ्राई बनाकर बेचो, मछलियां मैं पकड़ कर दिया करूंगी। मुझे मछली पकड़ना बहुत अच्छी तरह आता है। तुम दोनों बस उन्हें साफ करके मसाले लगाकर तलना और बेच देना। दीदी बात तो सही कह रही है ये। अगर हम फिश फ्राई बेचेंगे तो शायद हमारा काम चल सकता है। हाँ, ये तो अच्छा विचार है। हम अपना छोटा सा ठेला लगा सकते हैं। ठीक है बहन, कल से हम तुमसे मछलियाँ लेने आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों बहनें चमेली को अलविदा कहती हैं और खुश मन से अपने घर की तरफ चल पड़ती हैं। अगली सुबह सूरज की हल्की हल्की किरणें गांव में फैलने लगती हैं। तालाब के किनारे ठंडी हवा चल रही होती है। चमेली जल्दी उठकर तालाब पर पहुंच जाती है। चमेली मछलियों की टोकरी गौरी को देते हुए कहती है, लो ये सारी मछलियां ले जाओ, आज पहला दिन है, अच्छे से ठेला लगाना। मुझे पूरा भरोसा है तुम्हारा काम जरूर चलेगा। दोनों बहनें गांव के चौराहे पर अपना छोटा सा ठेला लगा लेती हैं। सीता मछलियों को साफ करके मसाले लगाती है और गरम तेल में तलने लगती है। उसी समय वहां से एक आदमी गुजर रहा होता है। अरे वाह, ये कैसी शानदार खुशबू आ रही है। लगता है यहाँ कहीं मछली फ्राई हो रही है। मछलियों की खुशबू तो बहुत ही शानदार है। ऐसी खुशबू तो मैंने पहले कभी नहीं सुनी। जरा एक प्लेट लगा कर दो। सीता जल्दी से गरम गरम मछली फ्राई करती है और प्लेट में सजाकर ग्राहक को दे देती है। ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। अरे वाह, ये तो कमाल की मछली है। इतनी स्वादिष्ट मछली तो मैंने आज तक नहीं खाई। सच में साहब, आपको पसंद आई? पसंद आई? अरे ये तो लाजवाब है। मसाले भी बिल्कुल सही हैं और मछली भी बहुत ताजा है। बताओ, ये मछलियाँ तुम लोग कहाँ से लेके आती हो? मुझे भी बताओ। अरे नहीं साहब, ये तो हमारा छोटा सा राज है। हमारी खास मछलियाँ हैं। ये बात हम किसी को नहीं बताते। अच्छा, मतलब सीक्रेट रेसिपी है। ठीक है, अब समझ लो कि मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर बन गया हूँ। मैं रोज यहाँ आकर मछली खाऊंगा। और सुनो, कुछ समय बाद मेरी बहन की शादी है। उस शादी में भी मछली फ्राई तुम ही लोगों से बनवाऊंगा। सच में साहब, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात याद रखना, शादी में भी मछली यही वाली होनी चाहिए। ऐसा स्वाद कहीं और नहीं मिलना चाहिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए साहब, हम आपकी शादी में ऐसी मछली बनाएंगे कि सभी मेहमान खुश हो जाएंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे सीता और गौरी की मछली फ्राई पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। सुबह से लेकर शाम तक उनके ठेले के पास लोगों की लाइन लगी रहती है। एक दिन दोपहर के समय जब सीता कढ़ाई में मछली तल रही होती है और गौरी ग्राहकों को प्लेट दे रही होती, समोसे वाले चाचा वहाँ आ जाते हैं। अरे वाह बेटियों, आजकल तो पूरे गांव में तुम्हारी ही चर्चा हो रही है। हर कोई कह रहा है कि सीता और गौरी की मछली फ्राई सबसे स्वादिष्ट है। अरे चाचा, आप भी आ गए। आइए बैठिए, आज आपको भी हमारी मछली जरूर खिलाएंगे। लेकिन पहले मुझे ये तो बताओ कि तुम दोनों आखिर कैसी मछलियाँ बेच रही हो? जहाँ भी जाता हूँ बस तुम्हारी मछली की ही तारीफ सुनने को मिलती है। चाचा, हम दोनों तालाब किनारे की मछलियाँ बेच रहे हैं। वहाँ की मछलियाँ बहुत स्वादिष्ट होती हैं। तालाब किनारे से? लेकिन बेटियों, वहाँ तो मैंने कभी मछलियाँ नहीं देखी। क्या मतलब चाचा? मैं तो उस तालाब के पास सालों से जाता रहा हूँ। वहाँ तो बहुत कम मछलियाँ होती हैं और कई लोग तो कहते हैं कि अब वहाँ मछलियाँ रहती ही नहीं। ये सुनकर सीता और गौरी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगती हैं। लेकिन चाचा, हमें तो रोज वहीं से मछलियाँ मिल जाती हैं। बेटी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन तालाब के पास का इलाका थोड़ा अजीब माना जाता है। गांव के लोग वहां रात के समय जाने से बचते हैं। लोग कहते हैं कि उस जगह पर कई साल पहले कुछ अजीब घटनाएं हुई थीं, इसलिए गांव वाले उस जगह से दूर ही रहते हैं। लेकिन चाचा, हमें तो वहाँ कोई परेशानी नहीं हुई। मैं बस इतना कह रहा हूं कि तुम दोनों अपना ध्यान रखना, काम करो, मेहनत करो, लेकिन संभल कर। और हाँ, अब इतनी बातें हो गई। हाँ, मुझे भी एक प्लेट मछली फ्राई खिला दो। आखिर पूरे गांव में जिसकी इतनी तारीफ हो रही है, उसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। इतना कहकर समोसे वाले चाचा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन शाम का समय था। आसमान में सूरज ढल रहा था और तालाब के किनारे हल्की ठंडी हवा चल रही थी।
दोनों बहनें धीरे धीरे तालाब किनारे पहुंचती हैं और आवाज लगाती हैं। चमेली, ओ चमेली, कहाँ हो तुम? थोड़ी ही देर में झाड़ियों के पीछे से चमेली निकल कर आती है। अरे सीता, गौरी, तुम दोनों यहाँ? आज अचानक कैसे आना हुआ? बस चमेली, सोचा आज काम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया तो अपनी सहेली से मिलाते हैं। हाँ, आखिर तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी वजह से ही तो हमारा काम चल पड़ा है। अरे दोस्ती में धन्यवाद कैसा, हम तीनों तो अब पक्की सहेलियां हैं। चमेली, तुम्हें पता है, अब तो हमारी मछली फ्राई पूरे गांव में मशहूर हो गई है। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना कि तुम्हारा काम जरूर चलेगा। हाँ, रोज इतने ग्राहक आते हैं कि कभी कभी तो मछलियाँ कम पड़ जाती हैं। तीनों बातें करते करते हंस रही होती हैं। तभी अचानक चमेली उठती है और तालाब के बिल्कुल किनारे खड़ी हो जाती है। अरे चमेली, सावधान, किनारा फिसलन वाला है। चमेली सीधे तालाब के पानी में गिर जाती है। दोनों बहनें डर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं और तालाब के शांत पानी को घबरा कर देखने लगती हैं। दीदी, अब हम क्या करें? चमेली तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रही। अब मुझे पानी में कूदना ही पड़ेगा। वो हमारी सहेली है, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। नहीं दीदी, अगर आप पानी में कूदेंगे तो आप भी डूब सकती हैं। ये बहुत गहरा तालाब है। कोई बात नहीं बहन, तू तो यही है ना, तू चिंता मत कर। मैं जल्दी ही चमेली को ढूंढकर वापस आ जाऊंगी। नहीं दीदी, अगर आप जा रही हो तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। ठीक है, अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो शायद हमें चमेली जल्दी मिल जाए। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़ लेती हैं और अगले ही पल दोनों बहनें तालाब के पानी में कूद जाती हैं। पानी के अंदर चारों तरफ अंधेरा सा होता है। दोनों बहनें तैरते हुए नीचे की तरफ जाने लगती हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचती हैं, उनकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। महल सोने की तरह चमक रहा होता है और उसके चारों तरफ रंग बिरंगी मछलियां तैर रही होती हैं। दीदी, ये कैसा महल है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ गौरी, ये सच में बहुत अजीब है। पानी के अंदर महल, और हम आराम से सांस भी ले रहे हैं। दीदी, कहीं ये कोई जादुई जगह तो नहीं? दोनों महल के बड़े दरवाजे के सामने पहुंच जाती हैं। सीता और गौरी सावधानी से उस रहस्यमयी किले के अंदर प्रवेश करती हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही दोनों की नजर एक लोहे के बड़े पिंजरे पर पड़ती है। पिंजरे के अंदर उनकी सहेली चमेली बंद होती है। अरे वाह चमेली, देखो तो सही, तुम्हारी सहेलियां खुद चलकर यहां आ गईं। अब इन दोनों को भी पकड़कर मैं यहीं कैद कर लूंगा। तुम कौन हो और तुमने हमारी सहेली को इस पिंजरे में क्यों बंद कर रखा है? ये तुम्हारी सहेली नहीं है, ये मेरी गुलाम है और हमेशा मेरी गुलाम ही रहेगी। तुम किसी को ऐसे कैद नहीं कर सकते। तुम्हें शायद पता नहीं है मैं कौन हूं। मैं इस जादुई किले का मालिक हूं। मैं चमेली को गांव में भेजता हूं ताकि वो तुम जैसी लड़कियों को यहां तक ले आए। फिर मैं उन्हें पकड़कर अपने काम में लगा देता हूं। अब तुम दोनों भी यहां से कभी बाहर नहीं जा सकोगी। अब से तुम मेरे पूरे महल की सफाई करोगी और मेरी सेवा करोगी। सीता समझ जाती है कि ये आदमी कोई जादू जानने वाला बाबा है और सीधे मुकाबले से निकलना मुश्किल होगा। इसलिए वो चालाकी से बात करने का फैसला करती है। अगर आपको गुलाम की जरूरत है तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इतनी जल्दी मान गई? हाँ, लेकिन एक बात है, पूरे गांव में मेरी बनाई हुई मछलियाँ सबसे ज्यादा मशहूर हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए खास मछली फ्राई बनाकर खिला सकती हूँ। अच्छा, तो जल्दी बनाकर दिखाओ, मैं भी देखूं तुम्हारे हाथ में कैसा जादू है। सीता तुरंत वहां रखे बर्तनों में मछली बनाना शुरू कर देती है। उसे मछलियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है। उसे पता होता है कि किस मछली का कांटा कैसा होता है और कौन सा हिस्सा खतरनाक हो सकता है। वो जानबूझकर एक ऐसी मछली चुनती है जिसका कांटा बहुत तेज और जहरीला होता है। बाबा, आपकी मछली तैयार है। बाबा बड़े शौक से प्लेट उठाता है और जल्दी जल्दी मछली खाने लगता है। जैसे ही वो एक बड़ा टुकड़ा खाता है, अचानक मछली का तेज कांटा उसके गले में चुभ जाता है। उसकी सांस रुकने लगती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ ही पलों में उसका दम घुट जाता है। सीता को पहले से ही पता होता है कि उस मछली का कांटा खतरनाक है, इसलिए उसने जानबूझकर वही मछली बाबा को दी थी
ताकि वो और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तीनों सहेलियां जल्दी जल्दी किले से बाहर निकलती हैं और तालाब के रास्ते ऊपर आ जाती हैं। जब वे पानी से बाहर निकलती हैं तो खुली हवा में सांस लेकर बहुत राहत महसूस करती हैं। इसके बाद सीता, गौरी और चमेली फिर से गांव में अपना मछली फ्राई का ठेला लगाना शुरू कर देती हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर दोस्त एकजुट होकर हिम्मत और समझदारी से काम करें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत। रामपुर गांव में गर्मी अपने चरम पर थी। सूरज आग बरसा रहा था। उसी गांव में शंभू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं था जिससे उन्हें उस जानलेवा गर्मी में राहत मिल सके। एक दिन शंभू सुबह होते ही काम की तलाश में घर से निकल जाता है। वहीं शंभू की पत्नी गीता अपने पड़ोसन सुमन के साथ अपने घर के बाहर बात कर रही होती है। गीता, इस बार की गर्मी तो जान लेकर छोड़ेगी। ऐसी गर्मी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं बची और बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। मेरा मन करता है कि मैं इस गांव को छोड़कर कहीं और चली जाऊं। सुमन, मेरे दिल का दर्द भी तुझसे कम नहीं। इस गर्मी की वजह से ना दिन गुजरता है और ना ही रात कटती है। शंभू भी दिन रात इस गर्मी में काम की तलाश में सुबह सुबह ही निकल जाते हैं ताकि किसी तरह घर का खर्चा चल सके, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता, बस घर का गुजारा ही हो पाता है। हाँ गीता, सच कहा। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफ़ी नहीं। मैं तो सोचती हूँ, क्या हमारी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी कि न जाने कब वो दिन देखने को नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा गीता बहन, मैं चलती हूँ। सुमन गीता के घर से चली जाती है। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था जो बहुत ही लालची और चालाक था। एक दिन व्यापारी अपने व्यापार के लिए शहर जा रहा था। तपती धूप में चलते चलते उसका घोड़ा थक गया और उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने का फैसला किया। सफर के दौरान उसकी सोने के सिक्कों से भरी कीमती थैली कहीं गिर गई। उसने घंटों अपनी थैली तलाश की, मगर थैली का कोई पता न चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो 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 रामपुर के लोगों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। व्यापारी रामदेव सिंह की सोने के सिक्कों से भरी थैली कहीं खो गई है। जो कोई भी गांव का आदमी सोने के सिक्कों की थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लाकर देगा, उसे 10 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इस गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस थैली की खोज शुरू करो। अरे ये व्यापारी हमें क्या मूर्ख समझता है जो इस जानलेवा गर्मी में हम इसके सोने के सिक्के की थैली ढूंढते फिरे, और अगर मान भी लो कि किसी गांव वाले ने इसकी थैली तलाश करके इसे दे भी दी, तो ये उसे एक सोने का सिक्का भी नहीं देगा। ये सब उस लालची की चाल है। तुम सही कहते हो भाई, अगर मुझे इसकी थैली मिल गई तो मैं कानों कान किसी को खबर भी नहीं होने दूंगा और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर किसी दूसरे शहर में चला जाऊंगा। पूरे 3 दिन बीत गए, लेकिन व्यापारी की सोने के सिक्कों की थैली का कुछ पता नहीं चला। वो घोषणा करने वाले से कहने लगा, मेरी वो थैली मेरी जिंदगी भर की कमाई है। मेरे खून पसीने की कमाई, सालों तक मैंने रात दिन मेहनत की, तब जाकर वह सोने के सिक्के इकट्ठे किए थे। मुझे नहीं लगता कि इस तपती गर्मी में कोई मेरी थैली को ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर किसी को थैली मिल गई और उसने ईमानदारी से लौटा दी तो मैं उसे एक सोने का सिक्का दे ही दूंगा उसकी मेहनत का। लेकिन अगर किसी ने चालाकी की तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। जी व्यापारी जी, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपकी थैली आपको जरूर मिलेगी। मैं पूरे गांव में जासूस फैला दूंगा। जैसे ही वह थैली किसी को मिलेगी, वह तुरंत ही हमें बता देंगे। उधर जब गीता अपने घर के बाहर काम कर रही होती है, तभी उसी समय शंभू खेत से लौटकर घर आ जाता है। उसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। गीता ने उसे देखकर कहा, अरे शंभू, तुम इतनी सुबह ही खेत से लौट आए, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है गीता, बस खेत में काम करते करते थोड़ा दम घुटने लगा था, इसलिए सोचा थोड़ी देर घर आकर आराम कर लूं तो थोड़ा राहत मिलेगा। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि इस भयंकर गर्मी में इतना काम मत किया करो। तुम्हारा शरीर भी तो आराम मांगता है। अगर इस भयंकर गर्मी में तुम बीमार हो गए तो हमारा क्या होगा? बच्चे तो भूख के मारे ही मर जाएंगे। इसलिए कहता हूँ थोड़ा आराम भी कर लिया करो। गीता, अगर मैं आराम करने लगूं तो हमारे घर का चूल्हा कैसे जलेगा?
तुम तो देख ही रही हो इस समय काम मिलना कितना मुश्किल हो गया है, इसलिए मेहनत करना ही हमारी किस्मत है। मेहनत तो तुम सालों से कर रहे हो शंभू, लेकिन हमारी हालत तो वही की वही है। कभी घर में अनाज खत्म हो जाता है, कभी दवा के पैसे नहीं होते, कभी बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीद पाते। शंभू कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं भी ये सब देखता हूँ गीता, मुझे भी दुख होता है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है भगवान ने हमारी किस्मत ही ऐसी लिख दी है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि अगर इंसान ईमानदारी और मेहनत का रास्ता नहीं छोड़ता तो भगवान एक दिन जरूर उसकी मदद करता है। गीता कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे अच्छी लगती है शंभू। इतनी गरीबी के बाद भी तुम्हारे मन में कभी लालच नहीं आता। बस भगवान से यही दुआ है कि हमारे घर में भी थोड़ा सुख आ जाए। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ गीता। मैंने कई लोगों को देखा है, पैसा तो बहुत है उनके पास, लेकिन दिल में चैन नहीं है। और रही बात सुख की, तो वो जरूर आएगा गीता, बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा चलो गीता, अब मैं चलता हूं काम की तलाश में। शायद आज भगवान हमारी किस्मत बदलने का कोई रास्ता दिखा दे। और ये कहकर शंभू घर से निकलकर गांव की पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा था। सुबह का समय था, लेकिन गर्मी पहले ही तेज होने लगी थी। रास्ते के दोनों तरफ सूखे खेत पड़े थे, हवा भी गर्म थी और दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते शंभू एक पेड़ के पास पहुंचा और आसमान की तरफ देखते हुए बोला, हे भगवान, कब तक हमारी जिंदगी ऐसे ही चलेगी? दिन रात मेहनत करने के बाद भी घर में कभी आराम नहीं आता। बस इतना कर देना कि आज कहीं काम मिल जाए, ताकि घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। तभी पीछे से आवाज आई, अरे शंभू, इतनी तेज धूप में अकेले अकेले कहाँ चले जा रहे हो? जरा ठहरो तो सही। शंभू ने मुड़कर देखा, उसका दोस्त रामू तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। शंभू मुस्कुराया और बोला, अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? मैं तो काम की तलाश में जा रहा हूँ। घर की हालत तुम जानते ही हो। सुबह से गीता की बातें सुनकर मन और भी भारी हो गया। वो भी परेशान है कि घर में बस थोड़ा सा ही अनाज बचा है। अगर आज काम नहीं मिला तो कल चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। भाई तुम्हारी हालत ही क्या, पूरे गांव की हालत खराब है। इस बार की गर्मी ने तो जैसे सबकी कमर ही तोड़ दी है। खेतों में पानी नहीं है, फसल सूख गई है और मजदूरी भी बहुत कम मिल रही है। मैं भी सुबह से काम ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक कहीं कोई काम नहीं मिला। रामू, सच कहूं तो कभी कभी मन में बहुत निराशा आ जाती है। लगता है जैसे मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन फिर सोचता हूं कि अगर हम मेहनत ही छोड़ दें तो जिंदगी और भी मुश्किल हो जाएगी। गरीब आदमी के पास मेहनत के अलावा और है ही क्या। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है शंभू, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि इस दुनिया में मेहनत से ज्यादा चालाकी चलती है। देखो ना, गांव के कई लोग हैं जो मेहनत कम करते हैं लेकिन पैसे बहुत कमाते हैं, और हम जैसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी मुश्किल से गुजारा हो पाता है। हाँ रामू, ये बात तो सही है कि कई लोग चालाकी और धोखे से पैसा कमाते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ऐसा पैसा ज्यादा दिन टिकता नहीं। जो इंसान ईमानदारी से कमाता है उसकी कमाई भले ही कम हो, लेकिन उसमें बरकत जरूर होती है। तुम्हारी यही बात मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर कर देती है। इतनी गरीबी के बाद भी तुम्हारे मन में कभी लालच नहीं आता? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद कब का गलत रास्ता चुन लेता। लालच से कभी किसी का भला नहीं हुआ है रामू। मैंने अपने पिता से एक बात सीखी थी। वे कहा करते थे, बेटा गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, लेकिन बेईमान होना बहुत बड़ी शर्म की बात है। बस वही बात मैं हमेशा याद रखता हूं। अच्छा शंभू, अब मैं उस तरफ जा रहा हूं। शायद वहां किसी किसान को मजदूरों की जरूरत हो। अगर तुम्हें कहीं काम मिले तो मुझे भी बता देना। इतना कहकर दोनों दोस्त अलग अलग रास्तों पर चल पड़े। रास्ते में कुएं के पास उसकी नजर एक चमकती थैली पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। सिक्के देखकर सम्मू का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर वो सोचने लगता है, ये सिक्के किसकी जिंदगी की कमाई है? इस गर्मी में इसे खोने वाला कितना बेचैन होगा। अगर मैं इसे रख लूं तो शायद हमारी गरीबी मिट जाए, मगर मेरे मन का सुकून हमेशा के लिए चला जाएगा। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है और इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। मुझे ये थैली इसके मालिक तक पहुंचानी होगी। फिर शंभू सोने के सिक्कों की थैली देकर अपने घर पहुंच जाता है। गीता देखती है कि शंभू कुछ परेशान है तो वो उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आप तो काम ढूंढने गए थे, तो फिर इतनी जल्दी क्यों लौट आए?
इस गर्मी ने तुम्हें और कमजोर कर दिया है या कोई और बात है? मेरा दिल बेचैन हो रहा है, बताओ ना। गीता, गर्मी ने नहीं बल्कि मेरे मन ने मुझे बेचैन कर रखा है। रास्ते में मुझे ये सोने के सिक्कों से भरी थैली मिली है। ये किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई है। इसे खोने वाला इस तपिश में कितना रोया होगा, ये सोचकर मेरा दिल कांप रहा है। जिस किसी की भी ये थैली है, मैं उसे ये थैली लौटा दूंगा, वरना मेरी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये आप क्या कह रहे हैं जी? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे ईश्वर ने ये सिक्के हमारी गरीबी को देख कर दिए हैं। ये सोने के सिक्के हमारी जिंदगी बदल देंगे और हमें इस गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। अब और नहीं जीना मुझे ऐसी जिंदगी जहां हर चीज को तरसना पड़ता है। लेकिन गीता, हम किसी दूसरे का धन कैसे रख सकते हैं? पता नहीं उस आदमी ने ये सोने के सिक्के किस काम के लिए रखे हों। क्या पता वो अपनी बेटी की शादी का सामान लेने जा रहा हो और ये सिक्के की थैली उसकी जेब से निकलकर गिर गई हो। गीता, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इन सिक्कों को अपने पास रख लूं। अगर तुम ये थैली उस आदमी को लौटाना चाहते हो तो लौटा दो, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर 3 दिन के अंदर तुम्हें पता चल जाता है कि ये सिक्के किसके हैं तो तुम उसे लौटा देना। अगर 3 दिन के अंदर पता नहीं चलता है तो फिर इन सिक्कों पर हमारा अधिकार हो जाएगा। ठीक है गीता, मैं 3 दिन तक इंतजार करूंगा। अगर इन सिक्कों के मालिक का पता चल जाता है तो मैं ये सिक्के उसे लौटा दूंगा। अगर पता नहीं चला तो जैसा तुम चाहो इन सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। अपनी पत्नी के कहने पर शंभू 3 दिन तक इंतजार करने लगता है। उधर कोई भी गांव वाला व्यापारी की थैली तलाश करके उसके पास नहीं जाता। इससे व्यापारी बहुत परेशान होता है। फिर वो घोषणा करने वाले को बुलाता है और उससे कहता है, ये क्या तमाशा है? क्या तुमने गांव में ढंग से घोषणा नहीं की? इस गर्मी में मेरी थैली कोई क्यों नहीं लौटाने आया? या किसी ने तलाश करने की कोशिश ही नहीं की? या फिर वह थैली किसी को मिल गई है और वह लौटाना नहीं चाहता? वह सोने के सिक्कों की थैली मुझे हर हाल में चाहिए। अगर वह थैली नहीं मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। व्यापारी जी, मैंने तो इस तपिश में भी गांव के हर कोने में ढिंढोरा पीट दिया था। मैंने कहा था कि थैली लौटाने वाले को 10 सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। अब तक तो किसी न किसी को आ जाना चाहिए था। तुम एक काम करो, इस बार दोबारा घोषणा करो और इस बार आधे सिक्के इनाम में देने की घोषणा कर दो। लेकिन व्यापारी जी, अगर आप आधे सिक्के इनाम में दे दोगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपका तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा। एक बार कोई सिक्के लेकर आए तो सही, मैं उस पर चोरी का इल्जाम लगाकर उसे एक सिक्का भी नहीं दूंगा। व्यापारी जी, आपके शातिर दिमाग की जितनी तारीफ करें उतनी कम है और किसी को कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। अब तुम ज्यादा देर मत लगाओ। जल्दी से गांव में घोषणा कर दो कि सिक्के वापस करने वाले को आधे सिक्के मिलेंगे। व्यापारी के कहने पर वो आदमी घोषणा करने निकल पड़ता है। सुनो सुनो सुनो, आलमपुर के लोगों, मेरी बात कान खोलकर सुनो। व्यापारी जी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो भी थैली को तलाश करके व्यापारी जी को लौटाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सोने के सिक्के मिलेंगे। यह मौका बार बार नहीं आता है। इस गर्मी में जल्दी अपनी किस्मत आजमाओ और थैली को ढूंढकर व्यापारी जी को लौटा दो। उसके बाद तुम मालामाल हो जाओगे। सुनो सुनो सुनो। हम घोषणा करने वाले की आवाज शंभू के कानों तक भी पहुंच जाती है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, गीता, ये सोने के सिक्कों की थैली हमारे गांव के व्यापारी की है। उसने घोषणा करवाई है कि जो भी गांव वाला उसको थैली वापस करेगा, व्यापारी उसे आधे सोने के सिक्के देगा। झूठ, बिल्कुल झूठ। वो व्यापारी कभी ऐसा नहीं करेगा। वो लालची है। वो अपने आधे सोने के सिक्के भी किसी को दे दे, ये वो कभी नहीं करेगा। ये सब उसकी चाल है। उसने गांव के बहुत से लोगों को धोखा दिया है। तो मैं क्या करूं गीता? ये थैली व्यापारी को नहीं लौटाऊं? अगर व्यापारी को भनक भी पड़ गई तो वो हमसे थैली भी छीन कर ले जाएगा और हमारे साथ बदतमीजी भी अलग से करेगा। इसीलिए भलाई इसी में है कि मैं उसकी थैली लौटा देता हूं। अब चाहे वो मुझे मेरा इनाम दे या ना दे। ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। शंभू थैली लेकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। जब व्यापारी शंभू के हाथ में अपने सोने के सिक्कों की थैली देखता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। व्यापारी जी, मेरा नाम शंभू है। ये आपकी सोने के सिक्कों की थैली मुझे कुएं के पास मिली थी। मैं इसे आपको लौटाने आया हूं। ये लीजिए अपनी अमानत। मैंने तो मान लिया था कि अब मुझे मेरी थैली नहीं मिलेगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरी थैली लौटाकर मेरा व्यापार बचा लिया। कल मेरे व्यापार का सामान आने वाला है।
व्यापारी ये कह ही रहा था कि वो सोचने लगा, अभी ये शंभू मुझसे अपना इनाम मांगेगा, लेकिन मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये अपना इनाम मांगना भूल जाएगा। ये सोचकर व्यापारी सोने के सिक्के गिनने लगता है। फिर शंभू से कहता है, इस थैली में 100 सोने के सिक्के थे, लेकिन इसमें तो अब 50 ही सिक्के मौजूद हैं। मुझे लगता है कि तुमने अपना इनाम पहले ही निकाल लिया। चलो, अच्छा किया। वैसे भी मुझे तुम्हारा इनाम तो देना ही था। व्यापारी की ये बात सुनकर शंभू घबरा जाता है और व्यापारी से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं व्यापारी जी? इस थैली में 100 नहीं बल्कि 50 सोने के सिक्के थे। जब मुझे थैली मिली थी तो मैंने खुद अपने हाथों से सिक्के गिने थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं और हम तुम्हारा इनाम नहीं लौटाना चाहते? नहीं व्यापारी जी, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? या फिर मेरे साथ चालबाजी कर रहा है और मुझसे डबल इनाम लेना चाहता है? व्यापारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने इस थैली से एक सिक्का भी नहीं निकाला है। अगर मैं चोर होता तो ये थैली आपको लौटाने ही क्यों आता? इस गर्मी में मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर ये थैली आपको लौटाई है। मैं इस गांव का नामी व्यापारी हूं और तुम जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हारी शिकायत पंचायत में करूंगा। पंचायत ही हम दोनों की समस्या का हल कर सकते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर तुम। फिर व्यापारी रामदेव ने शंभू को लेकर पंचायत में पहुंच गया। पंचायत में गांव का मुखिया और गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। मुखिया ने सबको देखते हुए कहा, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हो गई है? क्या मामला है? मुखिया जी, आज गांव में एक बड़ा मामला हो गया है। शंभू को रास्ते में एक सोने के सिक्कों से भरी हुई एक थैली मिला था, जिसे वह ईमानदारी से व्यापारी रामदेव जी को लौटाने आया। लेकिन व्यापारी जी कह रहे हैं कि उस थैली में से आधे सिक्के गायब हैं। अच्छा, तो बात इतनी गंभीर है? शंभू, तुम आगे आओ और हमें पूरी बात शुरू से बताओ। सच सच बताना, क्योंकि पंचायत के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। मुखिया जी, मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं है। आज सुबह जब मैं काम की तलाश में जा रहा था, तब मुझे रास्ते में एक कुएं किनारे ये सोने की थैली पड़ा मिला। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताया और फिर मुझे पता लगा कि ये थैली व्यापारी रामदेव जी की है। तो मैंने तुरंत ये थैली उन्हें वापस करने उनके घर चला गया। मैंने उस थैली से एक भी सिक्के नहीं निकाले थे, लेकिन व्यापारी जी को लगता है कि मैंने अपने इनाम के सिक्के पहले ही निकाल लिया है। लेकिन मुखिया जी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 100 सिक्कों में से एक भी सिक्के नहीं लिए हैं। पंचायत में उसका दोस्त रामू भी था। वो मुखिया जी से कहता है, मुखिया जी, अगर शंभू चोरी करना चाहता तो वह थैली लौटाता ही क्यों? वह सब कुछ लेकर चुपचाप भाग सकता था। ये बात सही है। अगर शंभू बेईमान होता तो वह खुद यह सिक्कों की थैली वापस क्यों लाता? कभी कभी लोग चालाकी भी करते हैं। हो सकता है इसने सोचा हो कि अगर सिक्कों की थैली ले जाएगा तो पकड़ा जाएगा, इसलिए सिर्फ आधे सिक्के निकाल लिए। मुखिया कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, यह मामला थोड़ा अजीब लग रहा है। एक तरफ शंभू है जिसे पूरा गांव ईमानदार मानता है, दूसरी तरफ व्यापारी रामदेव जी कह रहे हैं कि उनके सिक्के गायब हैं। लेकिन मुझे इस मामले में एक बात समझ नहीं आ रही। अगर सच में उस थैली में 100 सिक्के थी और अब वह 50 उसमें नहीं है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो थैली शंभू को मिला था वह तुम्हारी थैली हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। मुखिया की बात सुनते ही वहां खड़े सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो गया, जैसे हर कोई ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि मुखिया ने अभी क्या कहा। व्यापारी रामदेव थोड़ा घबराया, लेकिन तुरंत खुद को संभालते हुए बोला, मुखिया जी, मैं आपकी बात ठीक से समझ नहीं पाया। आप कहना क्या चाहते हैं? थैली मेरा है और उसमें सिक्के भी थी। अगर वो सिक्के अब नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि किसी ने उसे निकाल लिया है। व्यापारी रामदेव जी, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे थैली में 100 सिक्के थी, लेकिन जब यह थैली शंभू को मिला और उसने इसे खोला तब उसमें सिर्फ 50 सिक्के ही थी। इसका मतलब यह हुआ कि जिस थैली को शंभू ने पाया उसमें पहले से ही वह 100 सिक्कों वाली थैली नहीं थी। लेकिन ये कैसे संभव है? वो थैली मेरा ही है, मैं उसे पहचानता हूँ। हाँ, यह सच है कि थैली तुम्हारा हो सकता है, लेकिन तुम यह भी कह रहे हो कि तुम्हारे थैली में 100 सिक्के थी। अगर वह सच में थी
तो फिर वह रास्ते में कैसे गायब हो गई? और अगर वह पहले से ही नहीं थी तो फिर यह थैली तुम्हारा नहीं हो सकता। मुखिया जी की बात में दम है। अगर शंभू को थैली मिला और उसमें 50 सिक्के नहीं थे तो इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी गलत बोल रहे हैं। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब इस शंभू की चालाकी है। इसने सिक्के निकाल लिए और अब खुद को ईमानदार दिखाने की कोशिश कर रहा है। बस बहुत हो गया लाला जी, आप बार बार शंभू पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। क्या आपने एक बार भी सोचा कि अगर शंभू बेईमान होता तो वह यह थैली लेकर आपके घर आता ही क्यों? ताकि लोग उसे ईमानदार समझें। दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जो ऊपर से अच्छे बनते हैं लेकिन अंदर से लालची होते हैं। व्यापारी रामदेव जी, आपने मेरे बारे में जो कुछ भी कहा वो सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ है। मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपने मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया। अगर आप मुझे पहले से ही बेईमान समझते थे तो फिर मैं ये थैली वापस क्यों लाता? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि अगर पूरे सिक्के रखोगे तो पकड़े जाओगे। अगर मुझे चोरी करनी होती तो मैं 50 सिक्के ही क्यों लेता? मैं तो पूरा थैली ही अपने पास रख सकता था, तब तो किसी को कभी पता भी नहीं चलता। भीड़ में कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। एक आदमी बोला, यह बात सही है। अगर शंभू बेईमान होता तो वह इतना बड़ा जोखिम क्यों लेता? व्यापारी रामदेव, अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ। तुम कह रहे हो कि तुम्हारे सिक्कों की थैली है। क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि वह थैली सिक्के तुम्हारे ही है? मैं कैसे साबित कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो सिक्के इसी थैली की है। यकीन और सबूत में बहुत फर्क होता है। पंचायत किसी के यकीन पर फैसला नहीं करती, बल्कि सच्चाई और तर्क के आधार पर फैसला करती है। अगर हम तुम्हारी बात मान लें कि इस 100 सिक्के थे, तो इसका मतलब यह हुआ कि यह थैली तुम्हारा नहीं है, क्योंकि जिस थैली में 100 सिक्के थे वह तो अभी भी कहीं रास्ते में होगा। आप ये क्या कह रहे हैं? यही कह रहा हूँ कि यह थैली उस आदमी का हो सकता है जिसके थैली में सिर्फ 50 सिक्के थे, लेकिन अगर तुम्हारे थैली में 100 सिक्के थे तो फिर यह थैली तुम्हारा नहीं हो सकता। भीड़ में हल्की हल्की हंसी सुनाई देने लगी। रामू मुस्कुराते हुए बोला, व्यापारी जी, अब समझ में आया। लालच में आकर आपने खुद ही अपनी बात उलझा दी। मुखिया जी, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं है। मैं तो बस चाहता था कि जो चीज मुझे मिली है वो उसके असली मालिक तक पहुंच जाए। शंभू, आज तुमने पूरे गांव को यह सिखाया है कि ईमानदारी कैसी होती है। तुम्हारे जैसे लोग ही समाज की असली ताकत होते हैं। पंचायत का फैसला यह है कि शंभू पूरी तरह निर्दोष है और इस थैली में जो भी सिक्के हैं वह उसी का होगा, क्योंकि उसने ही इसे ईमानदारी से पाया और लौटाने की कोशिश की। ये सुनते ही पूरे गांव में तालियां और खुशी की आवाजें गूंज उठीं। लाला हरीराम शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रह गया।